नमस्कार। अगर जो आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक व्याकरण के अंतर्गत शब्द रचना के तत्वों को लेकर के आई हूँ। जो यह हिंदी की कोई भी परीक्षा हो, इससे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि शब्द रचना के तत्व कौन कौन से हैं और इन्हें बारी बारी से समझेंगे। सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले शब्द रचना के तत्व कौन कौन से हैं। शब्द निर्माण के तत्व, किन किन चीज़ों से मिलकर के कोई शब्द बनता है। तो पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय, तीसरा है संधि और चौथा है समास। तो सबसे पहले हम उपसर्ग और प्रत्यय को समझते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा ये है कि शब्द के वे अंश जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हम उसे कहेंगे कि जो शब्द के आगे लगता है और उसका अर्थ बदल देता है। जो शब्द रहेगा उसका अगर जब उपसर्ग लग जाएगा तो उससे उसका जो है शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया है अनाथ है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है अनाथ में। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है तो तो नाथ में, नाथ माने होता है भगवान, तो उसका एक अलग अर्थ है। उसमें अ उपसर्ग लग गया तो हो जाएगा अनाथ। जिसके माता पिता ना हो तो उसे अनाथ कहते हैं। तो उपसर्ग की यही परिभाषा है कि जो शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग करते हैं। उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं। संस्कृत के शब्दों पर आधारित उपसर्ग होते हैं तो और हिंदी के शब्दों पर आधारित उपसर्ग, जैसे अधि है, अति है, ये शब्द के पहले लगते हैं। अब आगे है प्रत्यय। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी सार्थक, यहाँ पर यह देखना है हमें पहचानना कैसे है कि किसमें उपसर्ग लगा है किसमें प्रत्यय लगा है। तो इसमें दिया है सार्थक शब्द के आगे, माने जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसके आगे लगेगा। तो जब हम उसे अलग करेंगे तब यह देखेंगे, पहचानने का यह तरीका है उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय की यह परिभाषा है कि यह शब्द के बाद में लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो हम यह देखेंगे कि उसको अलग करके देखेंगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तब जैसे यहीं पर देख लें, जैसे समानता है तो इसमें प्रत्यय लगा है। प्रत्यय शब्द के अंतिम में लगता है तो हम इसे अलग करेंगे जब, तो समान प्लस ता। तो समान का मतलब होता है एक जैसा, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे बुढ़ापा है तो जब इसको अलग करेंगे तो बुढ़ापा, बूढ़ा धन पा तो बुढ़ापा हुआ। तो इसे बूढ़ धन आपा नहीं कहेंगे। जैसे बूढ़ धन आपा अगर जो कहेंगे तो इसका कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे माने सार्थक शब्द जिसका कुछ अर्थ हो, तो इसको पहचानने का यही तरीका है कि हमें शब्द, अब कैसे पहचानेंगे किस में उपसर्ग लगा है किस में प्रत्यय लगा है। तो हमें शब्दों को अलग करके देखना पड़ेगा, तब हम जानेंगे कि किस में उपसर्ग लगा है और किस में प्रत्यय लगे। जैसे अतिक्रमण शब्द है तो जब हम इसका अलग करेंगे पता करने के लिए किस में कौन सा प्रत्यय लगा। जैसे पराजित शब्द है तो इसको जब अलग करेंगे तो अलग करके हम उसको पता कर सकते हैं किस में उपसर्ग। जैसे पराजित में, जीत में पर उपसर्ग लगा है, जीत में परा उपसर्ग लगा तो पराजित हो गया। तो अगर जो हम पराजी और उसके बाद तय करेंगे तो कुछ अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही माने उसका कुछ अर्थ निकले। और शब्द के अंत में शब्दांश होते हैं, शब्द के अंश, दो शब्द, एक शब्द या दो शब्द, इससे ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में। अब आगे है समास। समास
इससे थोड़ा विस्तृत टॉपिक है। उपसर्ग और प्रत्यय से बड़ा टॉपिक है समास। तो और इससे पेपर में ज़रूर प्रश्न बनता है। अगर जो आप हिंदी की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो परीक्षा छोटी हो चाहे बड़ी हो, समास से प्रश्न बनते ही बनते हैं और व्याकरण से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। पहले व्याकरण से प्रश्न नहीं आते थे, कुछ कुछ परीक्षाएं होती थी, लेकिन तो अब हर परीक्षा में व्याकरण से प्रश्न बनते हैं। पहले बस समास। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि, या इसे संक्षिप्तीकरण कहते हैं। संक्षिप्त करने की विधि मतलब शब्द को छोटा करना। समास की यह परिभाषा है कि यह शब्दों को छोटा करता है और उसके जो बीच के योजक चिन्ह होते हैं और जो शब्द होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं और शब्द योजक शब्द होते हैं, उन सब को और जो कारक होते हैं उन सब को हटा दिया जाता है, माने शब्दों को छोटा किया जाता है। तो समास और संधि में यही अंतर है कि समास में हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, दो शब्द को आपस में जोड़ते हैं, और संधि में दो वर्डों को आपस में जोड़ते हैं। तो हम किसी अगले वीडियो में हम संधि पर वीडियो बना देंगे। अभी तो इस पर हम समास को देखेंगे, क्योंकि संधि सबको बहुत टफ लगती है, कठिन लगती है, समझ में नहीं आता है। तो एक वीडियो संधि पर बनाएंगे जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब समास शब्द का अर्थ क्या है? पेपर में कभी कभी यही पूछ देगा कि समास शब्द का क्या अर्थ है। तो शब्दों को छोटा करना या संक्षिप्त करने की विधि समास का शब्द का अर्थ है, या दे देगा संक्षिप्तीकरण। अब समास में कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, आगे हम उन शब्दों को देखेंगे। जैसे पद, उसमें पद दिया रहता है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद। तो सबसे पहले पद देखेंगे। तो पद का अर्थ होता है शब्द। पद शब्द का जो है शुद्ध शब्द पद माना जाता है। जैसे अगर जो हम कहीं पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं तो पानी को जल बोलते हैं, वैसे शब्द जो पद का वो शुद्ध शब्द है। आगे है, इसमें आता है पूर्व पद और उत्तर पद, बार बार यही देता। तो सबसे पहले हमें पूर्व पद का क्या अर्थ है और उत्तर पद का क्या मतलब है यह जान लेना चाहिए, तब समझ में आएगा, परिभाषा भी याद होगी और जो चीज़ें समझाई जाएंगी वह भी हमें याद होगा। तो पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद। अब इसमें एक शब्द आता है अव्यय। एक समास ही है जिसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्यय शब्द का यह अर्थ होता है कि जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, माने जिस शब्द में लिंग, वचन, काल किसी भी स्थिति में उस शब्द में परिवर्तन ना किया जा सके। अगर जो पुल्लिंग है तो शब्द बदल जाए, स्त्रीलिंग है तो शब्द बदल जाए, तो अव्यय उसे कहते हैं जिन शब्दों को काल, लिंग, वचन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। माने उन शब्दों को कहीं भी लिखो, किसी भी के साथ लिखो, चाहे जब लिखो, तो उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब आगे एक शब्द आता है समास विग्रह। ये तो अव्यय हो गया। अब समास विग्रह, विग्रह मतलब होता है अलग करना। समास विग्रह उस शब्द को कहेंगे जो शब्दों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे समास विग्रह कहेंगे। शब्दों का विस्तार या शब्दों को अलग करना ही समास विग्रह है। और संधि में इसी को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि में जब वर्ण अलग होते हैं, अक्षर जब अलग होते हैं, मात्राएं अलग होती हैं, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। और समास में जब शब्द अलग होते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। आगे एक पद है समस्त पद या सामासिक पद, माने जब शब्द आपस में जुड़ जाते हैं तो वे समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। आगे है उपमेय।
यह अलंकार में हमें देखने को मिलती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन सब अलंकारों में उपमा रूपक ही नहीं, जितने भी अर्थालंकार हैं उसमें उपमा और उपमान इन्हीं के आधार पर अलंकार का विभाजन किया जाता है, जो अर्थालंकार होते हैं। तो यहाँ पर उपमेय किसको कहा जाता है कि जिसकी तुलना या उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमेय जिसकी तुलना दी जाती है। जैसे कहा जाएगा अगर जो कि राधा ही मान लो, राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो उपमा किसकी दी जा रही, राधा जी की दी जा रही है, तो राधा जी उपमेय हैं। और उपमान का अर्थ होता है जिससे उपमा दी जाती है, तो उपमान हुआ चंद्रमा, उपमेय राधा जी, माने जिसकी उपमा दी जाए किसी चीज से। जैसे भगवान का जो पैर है कमल के समान है, तो जो भगवान का पैर है वह उपमेय है और कमल जो है वह उपमान है। आगे है विशेषण। ये सब शब्द समास में आएंगे, इसीलिए पहले हमें इन शब्दों के माने पता होने चाहिए, तभी हमें व्याकरण और समास जल्दी से अच्छे से समझ में आएंगे। विशेषण विशेषता बताने वाले, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जो विशेषता बताए। आगे है विशेष्य। विशेषण जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये सब पेपर में आने की संभावना, इसीलिए आप ये सब अच्छे से रट लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना, कॉपी में। अगर जो आपको ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगी, तो आप कांटेक्ट करके यह PDF ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी इस पर, समास पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं उस पर कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक बार अगर जो आप समास समझ लिए, अच्छे से समझ लिए, समास एक बार नहीं समझ में आएगा तो 2 बार वीडियो देख लेना। एक बार जब समझ लिए तो उसके बाद जैसे भी जिस प्रकार से भी प्रश्न बनेगा आप उसे कर लेंगे। थ्योरी समझने में और व्याकरण समझने में हमें यही फायदा रहता। अगर ये बार हमें व्याकरण याद हो गया, जैसे अलंकार, रस, ये सब याद हो गए, रस की परिभाषा याद हो गई, अलंकार याद हो गया, तो उस पर आधारित किसी भी तरह का प्रश्न बने तो हम उसे आसानी से कर लेंगे। इसीलिए व्याकरण में चीज़ें रटनी पड़ती हैं, समझनी भी पड़ती हैं और रटनी भी पड़ती हैं, दोनों हमें करना पड़ता है। हम चीज़ों को समझेंगे, जब तक अलंकार समझेंगे नहीं और उसे याद नहीं करेंगे तब तक उस पर आधारित प्रश्न हम नहीं कर सकते। वैसे ही समास है, पहले हमें समास की परिभाषा, उसके प्रकार, कौन और किस समास की क्या है परिभाषा, ये सब जानेंगे। आगे है समास की परिभाषा। पहले इसकी परिभाषा हम थोड़े तत्सम शब्दों में देखेंगे, उसके बाद दूसरी परिभाषा हम इसकी आसान शब्दों में देखेंगे। पेपर में कठिन परिभाषा दे के पूछेगा कि इसमें संधि है कि समास है, क्या है, अलंकार है कि क्या है। तो पहले कठिन देखेंगे। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, उन्हें समास कहते हैं। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, उन्हें समास कहते हैं। ये दूसरी है सरल भाषा में, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ भिन्न होता है, उसे समास कहते हैं। अर्थ क्या, जब दो शब्द आपस में मिलेंगे, सार्थक दो शब्द आपस में मिलेंगे तो उनका अर्थ अलग होगा, तो उसे समास कहेंगे। आगे है समास के भेद। समास 6 प्रकार के होते हैं।
आगे है पदों की प्रधानता के आधार पर। वैसे तो मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के, कुल समास 6 प्रकार के होते, लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर समास प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। आगे है द्वंद्व समास। इसके नाम से ही लग रहा है कि द्वंद्व, आपस में द्वंद्व हो। जिस समास में दोनों पद, उत्तर तथा पूर्व पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। समुच्चय बोधक जैसे और शब्द होता है वह नहीं होता है। और इसको पहचानने का यह तरीका है कि जो द्वंद्व समास के शब्द होते हैं तो इसमें विलोम शब्द होते हैं। द्वंद्व समास को पहचानने के तरीका है कि बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा और शब्द उसमें से हटा रहेगा। अगर जो पहचानने का हम तरीका देखेंगे तो इसमें जो योजक चिन्ह माने डैश जैसा, ऐसे डैश जैसा जो रहता है तो योजक चिन्ह इसमें लगा रहता है और वह एक दूसरे के जो शब्द होते हैं विलोम होते हैं। यह द्वंद्व समास पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। इसे पहचानने का यही तरीका है कि शब्द विलोम होंगे और जो इसमें डैश लगा रहेगा, योजक चिन्ह इसे कहते हैं। आगे है अब समास के भेद। अगर जो आप थोड़ा ऊंचे लेवल का जो पेपर बनेगा, अगर जो पेपर टफ बनेगा तो इसमें द्वंद्व समास के भेद भी पूछ लेगा कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या विशेषता है। तो इसमें द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। तो पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर, इतर माने अलग, नाम इसके इतरेतर का अर्थ होगा इतर माने उससे अलग, इतर का अर्थ होता है दूसरा, अलग माने अलग वही दूसरा। द्वंद्व समास के इस भेद में अलग अलग अर्थ वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का समाहार होता है। अलग अलग अर्थ वाले मतलब विलोम। समस्त पदों में शब्दों की संख्या के अनुसार विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है। सभी पदों में शब्दों की संख्या के अनुसार विभक्ति और वचन होता है। जैसे इसमें राम और लक्ष्मण 2 अलग शब्द हैं तो अगर जो वैसे द्वंद्व समास पूछा तो विलोम रहता है और योजक चिन्ह नहीं रहता। लेकिन अगर जो इसके अंदर से पूछ लिया कि इतरेतर द्वंद्व समास कौन है तो इतरेतर द्वंद्व समास की यह विशेषता है कि इसमें जो शब्द होते हैं 2 शब्द अलग अलग अर्थ वाले होते हैं। आगे है समाहार द्वंद्व समास। समाहार का मतलब होता है समूह। समाहार शब्द का अर्थ होता है समूह। इस प्रकार के द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बताते हुए भी मुख्य रूप से समाहार अथवा समूह प्रकट करते हैं। जैसे किसी चीज का समूह, जैसे हस्तपाद, इसमें हस्तपाद में हाथ और पैर दोनों का समूह हो जा रहा है। इसमें माने समाहार द्वंद्व समास में समूह में रहेंगे शब्द। आगे है एक शेष द्वंद्व समास। इस प्रकार के द्वंद्व समास में आए हुए पदों में से केवल एक ही शेष रहता है, इसलिए इसको एक शेष द्वंद्व समास कहते। किंतु वचन प्रयोग के द्वारा दूसरे पदों का बोध कराया जाता है। माने इसमें शब्द 2 रहेंगे, लेकिन शब्द 2 रहेंगे, छिपे रहेंगे, लेकिन शब्द प्रकट
एक ही होगा, एक ही शब्द रहेगा लेकिन उसका अर्थ दो, उसमें से दो निकलेंगे। जैसे पितरऊ शब्द है तो इसमें होता है माता और पिता, माता च पिता च। आगे है द्विगु समास। तो द्विगु समास मूलतः तत्पुरुष समास का ही भेद है। तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास और द्विगु समास निकला है। तो जो द्विगु समास है मूलतः तत्पुरुष का ही भेद है। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर जो कर्मधारय समास को टप बनाएंगे तो पूछ लेंगे कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का कौन सा भेद कहा जाता है, तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहा जाता है और कर्मधारय समास का भेद द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास कर्मधारय का उपभेद है, अतः इसमें भी विशेषण विशेष्य भाव रहता है। जब कर्मधारय समास का प्रथम पद संज्ञावाची होता है और दूसरा संज्ञावाची, तब वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास के बारे में यह विशेषता बताई जा रही है कि जो द्विगु समास है तो वह कर्मधारय से निकला हुआ है और कर्मधारय समास समानाधिकरण तत्पुरुष से निकला हुआ है। और इसकी विशेषता है कि इसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वह संज्ञावाची, माने दूसरा शब्द संज्ञा होगा और पहला पद संख्यावाची। अंक रहेंगे इसमें। द्विगु समास को पहचानने का ये तरीका है कि इसके जो शब्द की शुरुआत है वह अंकों से होती है। इसमें द्विगु समास के उदाहरण हैं। चौराहा, चार राहों का समूह, तो चौराहा में अक्षर 4 आ रहा है। शतशयी, 700 दोहों का समूह, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। यह सब द्विगु समास के उदाहरण हैं और हमें द्विगु समास को हमें पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वह उसमें अंक से शुरू होता है, संख्यावाची होता है। अब आगे है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है कि जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताएगा, एक पद का दूसरे वस्तु से क्या उपमा दी गई होगी या तुलना की गई। एक पद उपमेय रहेगा और दूसरा उपमान रहेगा। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में जो दूसरा पद होता है वह प्रधान होता है। इसमें अक्सर रूपक अलंकार होता है। तो कर्मधारय समास को पहचानने का यह तरीका है कि जिस शब्द में जहाँ पर रूपक अलंकार होगा वहाँ कर्मधारय समास होगा। विशेषण विशेष्य, अगर जो विशेषण विशेष रहेंगे तो उस शब्द में से रहेगा। जब उसका हम विग्रह करेंगे तो उसमें से शब्द रहेगा, से शब्द हमें लगाना पड़ेगा। और अगर जो उपमेय उपमान रहेगा तो के समान। जैसे इसका उदाहरण है पीतांबर, तो पीला है जो अंबर, यह कर्मधारय समास की विशेषता। अंबर माने वस्त्र होता है। और नील गाय, नील गाय, नील है जो गाय, तो जो पहला पद है वह विशेषण है। नील गाय, नीला शब्द गाय की विशेषता बता रहा है। और नराधम, जो नरों में अधम है। मुनिवर, जो मुनियों में श्रेष्ठ हैं। महाराज, महान है जो जन। यह कर्मधारय समास की विशेषता है। अब कर्मधारय समास के भेद भी हैं।
विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। इस कर्मधारय का पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पूर्व पद माने पहला पद, विशेषण पूर्व पद। तो पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे नील गाय, नील है जो गाय, तो पहला पद क्या है? नील गाय। पहला पद गाय की विशेषता बताता है, तो जो नील शब्द है वह है विशेषण है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, तो पीला शब्द अंबर या वस्त्र की विशेषता बताएगा, तो वह विशेषण हो गया। अब आगे है विशेषण उत्तर पद कर्मधारय। इस कर्मधारय का पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है। नराधम, नरों में जो अधम है, तो दूसरा शब्द जैसे नराधम, इसका अगर जो हम विग्रह करेंगे तो नर धन अधम, तो दूसरा शब्द विशेषता बता रहा है, नर की विशेषता, अधम शब्द बता रहा है। मुनिवर, जो मुनियों में श्रेष्ठ है, तो जब विग्रह करेंगे तो मुनि धन वर, तो दूसरा पद विशेषता बता रहा है। तो प्रश्न अगर जो डीपली पूछेगा तो इसके कर्मधारय समास के भेद भी पूछ लेगा। तो इसके कर्मधारय समास के 4 भेद हैं। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय और विशेषण उत्तर पद कर्मधारय। विशेषण पूर्व पद में पहला पद विशेषण रहेगा और उत्तर पद में दूसरा पद विशेषण रहेगा। अब आगे हम उपमेय शब्द विशेषण उभय पद, और इसका एक है विशेषण, तो इसका एक तीसरा है विशेषण उभय पद कर्मधारय। इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं, जैसे लाल पीला, श्याम सुंदर, काला नीला, शुद्ध शुद्ध, इसमें दोनों पद विशेषण हैं, दोनों पद विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण उभय पद कर्मधारय होता है। मुझे आगे है उपमान उत्तर पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय। इसमें उपमान वह वस्तु है जिससे तुलना की जाती है, और उपमेय, उप यहाँ रहेगा, उपमेय वह वस्तु है जिसकी तुलना की जाती है। तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय में उपमान का पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे घन श्याम, घन माने बादल, श्याम माने काला, तो जो श्याम है वह बादल के समान है। तो पूर्व पद कृष्ण की उपमा काले बादल से दी जाए, तो इसमें उपमा पहले पद से दी जाए, तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उसके बाद उपमान उत्तर पद कर्मधारय, माने दूसरे पद में उपमान रहेगा। इसमें उपमान बाद में प्रयुक्त होगा। जैसे मुख कमल, तो कमल के समान मुख है, इसमें मुख की विशेषता बताई जा रही है। इस कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग होता तथा उपमान पहले न प्रयुक्त होकर बाद में प्रयुक्त होगा। आगे है बहुव्रीहि समास। तो हमने देखा द्वंद्व समास में शब्दों में द्वंद्व रहता है, पटता नहीं है, और इसमें विलोम रहता है, इसमें योजक चिन्ह छिपा रहता है। ये हो गया द्वंद्व समास। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास पहला पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास, इसमें विशेषता बताई जाती है, आरोप में और उपमान शब्द होते हैं। समस्या आती है कर्मधारय में और बहुव्रीहि में, इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। कभी कभी वही उदाहरण बहुव्रीहि में भी पूछ लिए जाते हैं और वही उदाहरण कर्मधारय में भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन समास दी अगर जो वो जैसे होता है, पीताम्बर दिया है तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, तो पीताम्बर अगर जो दिया रहेगा तो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों नहीं दिए रहेंगे, या दे देगा कि तीसरे की तरफ संकेत कर रहा है। अक्सर होता नहीं है, बहुव्रीहि कर्मधारय में एक ही समास देता है, या वो शब्द ऐसा ना रहे जो दोनों के उदाहरण में आए।
तो बहुव्रीहि समास की यह परिभाषा है कि जब दो पद आपस में मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तब वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। दो शब्द आपस में मिलेंगे और दोनों प्रधान नहीं रहेंगे, उनका अर्थ है वह किसी तीसरे अर्थ की तरफ इशारा करेंगे। दो शब्द आपस में मिलेंगे और उसके बाद वह उसका अर्थ कुछ तीसरा होगा। जैसे उदाहरण है, पीताम्बर शब्द है तो पीला है अंबर, जिसका अर्थात विष्णु। तो पीताम्बर शब्द तीसरे शब्द की ओर संकेत करेगा। इसका शाब्दिक अर्थ होगा पीताम्बर पीला है अंबर। लेकिन जब तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करेगा तो विष्णु। इसीलिए बहुव्रीहि समास की यह विशेषता है कि यह किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। आगे है बहुव्रीहि समास के भेद। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, इसके इस प्रकार के भेद में दोनों पद समान विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति होती है। जो समान अधिकरण, समान शब्द से ही पता चला कि एक समान हो, तो जब समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा तो इसमें जो प्रथमा विभक्ति रहेगी। जैसे जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। आगे है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास में दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में रहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है सिर पर जिसके, ऐसे भगवान शंकर। आगे है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की यह विशेषता है कि इसका पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब जो परिवर्तन ना हो, जिस परिवर्तित ना हो, जो बदले ना, उसे अव्यय कहते। लिंग, वचन, काल किसी भी स्थिति में वह बदले न, वह अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है तथा समास प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति काम करता है। जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं वह परिवर्तित नहीं होते, चाहे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाए, कोई भी समय रहे। जैसे उदाहरण है, और इसमें यह है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। यह पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है अव्ययी भाव समास पहचानने का। इसमें उपसर्ग लगे रहते हैं और शब्दों की आवृत्ति होती है। जैसे प्रतिदिन, जब इसका प्रतिदिन जो है, इसका जब विग्रह करेंगे प्रति प्लस दिन होगा। तत्सम और तद्भव। आगे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। पहले शब्द के कारक चिन्ह का लोप करके दोनों शब्दों को मिला दिया जाता है। तो तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जो कारक चिन्ह 6 प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, तो उन कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसा इसको कारक चिन्ह को हम एक लय के साथ याद कर सकते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण, संप्रदान, ऐसे सबका एक लय के साथ याद करने से हमें ये होता है कि वो हमें याद हो जाते हैं। तो इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे उदाहरण इसके हैं, राजमहल, राजा का महल, तो इसमें का शब्द जो है वह कारक चिन्ह है। करण तत्पुरुष है इसमें। राजा का पुत्र, सूर्य का उदय, जन्म से अंधा, सूर्योदय, जन्मांध, ये सब तत्पुरुष समास के भेद हैं। आगे है
तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब उनका हम एक एक क्रम से देखेंगे। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसके कारक चिन्ह से को का लोप किया जाता है। इसमें से जो कारक चिन्ह है को छिपा रहता है। कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को, तो इसमें को कारक चिन्ह छिपा रहता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया। उद्देश्य में यह है, अगर जो पेपर टफ बनाएगा तो उसमें पूछ लेगा इसमें कौन सा तत्पुरुष है। तो जब कारक चिन्ह हमें पता रहेगा तो हम पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह है छिपा हुआ। आगे है करण तत्पुरुष। इसमें इसका जो चिन्ह है से के द्वारा। तो करण तत्पुरुष में करण तत्पुरुष का जो उदाहरण रहेगा तो उसमें से और के द्वारा चिन्ह का लोप होगा। जैसे सूर कृत, तो सूर के द्वारा कृत, के द्वारा इसमें छिपा है। मदांध, मद से अंधा, तो इसमें से छिपा हुआ है। शीर्षासन, शीर्ष के द्वारा आसन। तो ये रहा तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें संप्रदान के लिए का लोप होता है। नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। बलि पशु, बलि के लिए पशु। विश्राम गृह, विश्राम के लिए। मैं संप्रदान में के लिए का लोप होता है। अगर जो आप कारक चिन्ह एक बार जान गए तो इसके अलावा जैसे तत्पुरुष समास के अलावा भी कारक चिन्ह के बारे में पूछ लेते हैं। संस्कृत के जो व्याकरण होते हैं उसमें कारक चिन्हों को पूछते हैं। तो कारक चिन्ह आपको याद होने चाहिए। मैं एक वीडियो कारक चिन्हों पर बना दूंगी छोटी सी शॉर्ट में, तो उसको आप एक कविता के माध्यम से याद कर लेना। आगे है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक से का लोप होता है। जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म मुक्त, तो ये है अपादान। आगे है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक के चिन्ह का, की, के का लोप होता है। का, की, के इन 3 शब्दों का लोप होता है। जैसे देवपुत्र, देवता का पुत्र। दुर्गपति, दुर्गा का पुत्र। और भी इसके उदाहरण हैं, आप सारे उदाहरण देख लेना। आगे है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में, पर 2 शब्दों का लोप होता है। जैसे नगरवास, नगर में वास। देश प्रवेश, देश में प्रवेश। आप बीती, अपने आप पर बीती हुई। अब यहीं पर हमारा तत्पुरुष समास खत्म होता है और समास का पूरा टॉपिक खत्म होता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी से आसान भाषा में समझाऊं और किस तरीके से इसको हम पहचानने की जो है हम ट्रिक देख लिए कि किससे कैसे किस समास को पहचान सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो अगर जो आप हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पर हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब की तैयारी करवाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।